नमस्कार, स्वागत है आप सबों का मेरी कक्षा हिंदी साहित्य और संवेदना में। तो आइए आज की कक्षा में हम अंतरा भाग 2 में संकलित कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी द्वारा रचित पद्मावत के नागमती वियोग खंड के 12 मासा जो हमारे पाठ्यक्रम में दिया गया है उसकी व्याख्या देखें। तो सर्वप्रथम हम थोड़ा परिचय देख लें। पाठ्यपुस्तक में जायसी की प्रसिद्ध रचना पद्मावत के 12 मासा का अंश दिया गया है और प्रस्तुत पाठ में कवि ने नायिका नागमती के विरह का वर्णन किया है। कवि ने शीत के अगहन और पूस मास में नायिका की विरह दशा का चित्रण किया है। प्रथम पद में प्रेमी के वियोग में नायिका विरह की अग्नि में जल रही है और भंवरे तथा काग के समक्ष अपने स्थितियों का वर्णन करते हुए नायक को संदेश भेज रही है। तो आइए हम पद पढ़ें और समझें कि वो नायक को क्या संदेश भेज रही है। अगहन दिवस घटा निसी बाढ़ी, दूभर दुख सो जाई की मिकाढ़ी। अब धनी देवस विरह भाराती, जरै विरह जो दीपक बाती। कांपा हिया जनावा सीयू, तय पै जाई होई संग पीयू। घर घर चीर रचा सब काहू, मोर रूप रंग लैगा नाहू। पलटी न बहुरा गाजो बिछोही, अब हूँ फिरै फिरै रंग सोई। सियरि अग्नि बिरहिन हिय जारा, सुलगी सुलगी दग्धै भय छारा। यह दुख दगध न जानै कंतु, जो बन जरम करै भस्मंतु। पिय सो कहेहु संदेसरा, ए भंवरा ए काग। सो धनि विरह जरी गई, तेहिक धुआं हम लाग। तो आइए अब हम सर्वप्रथम इसमें जो कुछ कठिन शब्द हैं उसके अर्थ को समझ लें। यहाँ देवस का अर्थ है दिवस अर्थात दिन। निशी निशा का अर्थ है रात्रि। दूभर कठिन मुश्किल। हिया अर्थात हृदय। जनावा का अर्थ है प्रतीत हुआ। शियु अर्थात शीत। तौ अर्थात तब। पियु मतलब प्रिय। नाहु का अर्थ है नाथ। बहुरा लौटकर। बिछाई अर्थात बिछुड़ना। सियरी सियरी अर्थात ठंडी। दग्धै दग्ध दग्ध मतलब जलना। भय भय का अर्थ है हुई। कंतु कंतु का अर्थ है प्रिय प्रियतम या पति। भस्मंत अर्थात भस्म। संदेसरा अर्थात संदेश। धनी अर्थात पत्नी प्रिया। तो आइए अब हम संदर्भ देखें। प्रस्तुत पद में आप सर्वप्रथम प्रसंग या संदर्भ में आप कविता जो है किनके द्वारा रचित है और कहाँ से किस पुस्तक से ली गई है उसकी जानकारी देने के बाद आप लिखिए कि प्रस्तुत पद में शीत ऋतु के अगहन मास में नागमती के विरह दशा का चित्रण किया गया है। अब यहाँ पे अगहन मास का अर्थ क्या है? तो अगहन का जो महीना है वो हिंदू वर्ष का 9वां महीना है जिसे हम अग्रहायण, मार्गशीर्ष एवं मगसर नाम से भी जानते हैं। तो इस महीने में ठंड प्रारंभ हो जाती है और जब ठंड प्रारंभ होता है तो नागमती का जो विरह है वो किसके विरह में है? अपने पति के चले जाने के विछोह में दुखी है। तो उस विरह में इस ठंड के समय में नागमती का क्या हाल होता है, उसकी दशा क्या होती है, इसका बड़ा ही सुंदर और स्वच्छ चित्रण कवि जायसी ने किया है। तो आइए हम व्याख्या देखें। चूँकि अगहन मास के प्रवेश करते ही दिन छोटा तथा रातें लंबी हो जाती हैं और ऐसे में नायिका कौन? नागमती का पति से दूर रहना, उनके विरह में जीना और अधिक दुखदायिनी व असहनीय हो जाता है। यह नागमती कहती हैं कि अब तो प्रिय के वियोग में दिन भी रात की तरह कष्टदायी होने लगा है और यह जो विरह रूपी अग्नि है वह नागमती को दिए की बाती की तरह जला रही है। आगे वे कहती हैं
कि कापा हिय जनावा सीयू तैपे जाई होई संग पियू। अर्थात कि ये जो सर्दी में नागमती का हृदय है, वो हृदय भी पति के वियोग में दर्द से कांपने लगा है, जबकि यह सर्दी उन पर कोई असर नहीं डालता जो अपने प्रियतम के साथ हैं। वो कहती हैं कि जो इस ऋतु में अपने प्रिय अपने पति के साथ है, उन पर कोई असर नहीं डालेगा, परंतु मैं क्या हूँ, मैं अपने पति से दूर हूँ और उनके विरह की अग्नि में जल भी रही हूँ। अतः यहाँ नागमती का पति के साथ नहीं रहना, उनके ऊपर सर्दी का प्रभाव ज़्यादा असर डाल रहा है। इस संदर्भ में यहाँ बातें कही जा रही हैं। आगे की पंक्तियों में नागमती का जो दुख है उसको अभिव्यक्त करते हुए कवि कहते हैं कि सर्दी से बचाव हेतु घर घर में कपड़े तैयार किए जा रहे हैं, परंतु ऐसी स्थिति में नागमती क्या करे, क्योंकि उसका रूप सौंदर्य उसका प्रियतम अपने साथ लेकर चला गया है। जब उसके पास उसका रूप सौंदर्य ही नहीं है तो वह अच्छे अच्छे कपड़े किसके लिए तैयार करे। जब से वो कौन, उनके प्रियतम, जब से प्रियतम गए हैं उनको छोड़कर, तब से एक बार भी पलटकर नहीं आए हैं। कहती है नागमती कि यदि मेरा सौभाग्य अच्छा हुआ तो अवश्य मेरे पति भी लौट आएंगे तथा मेरा रंग रूप पुनः मुझे वापस मिल जाएगा। आगे की पंक्ति में कवि ने नायिका के विरह का और भी सुंदर चित्रण किया है। वो कहते हैं कि सियरि अग्नि विरहिन हिय जारा सुलगी सुलगी दग्धै भय छारा, कि इस सर्दी से बचने के लिए जगह जगह अग्नि जलाई जा रही है ताकि सब लोग सर्दी से बच सकें, परंतु यहाँ नागमती का जो तन मन है वह तो विरह की अग्नि में अपने आप ही धधक धधक कर जल रहा है। नायिका का जो तन और मन है वह जलकर राख बनता जा रहा है, भस्म होता जा रहा है। तब वे आगे कहती हैं, यह दुख दगध न जाने कंतु, कंतु अर्थात पति प्रियतम प्रिय, जो बन जरम करे भस्मंतु। वो कहती हैं मेरा जो दुख है, मेरा जो दर्द है, वो मेरे प्रियतम नहीं जानते, उन्हें इसका भान, इसकी जानकारी नहीं है। वह नहीं जानते कि इस विरहाग्नि में मेरा रंग रूप यौवन, मेरी भावनाएं, मेरी संभावनाएं सब भस्म होकर राख बनते जा रही हैं। अतः आगे वो कहती हैं, आगे की जो पंक्ति है, इस पंक्ति में कवि ने नायिका के विरह संदेश को भेजने का बड़ा ही सुंदर माध्यम जो है, भेजने का माध्यम, उसका सुंदर चित्रण किया है। कहती हैं कि पिय सौ कहे हु संदेसरा ए भवरा ए काग, सो धनि विरहें जरी गई तेहिक धुआं हम लाग। नागमती कहती हैं कि हे भवरा, हे काग, काग अर्थात कौआ, मेरे प्रियतम को यह संदेश दो कि तुम्हारी विरह की अग्नि में तुम्हारी पत्नी, तुम्हारी प्रिया, तुम्हारी जो प्रियतमा है वह जल चुकी है और जलकर वो राख हो चुकी है, तथा उसकी जो अग्नि है उसके धुएं से हम इतने काले हो गए। हम अर्थात भंवरा और कौआ, यहाँ पे वो उन्हीं को चुनती है संदेश देने के लिए, क्योंकि दोनों का रंग कैसा होता है, काला। तो यहाँ पर वो इस बात की पुष्टि करने के लिए कि सचमुच नागमती जो है विरह की अग्नि में इस प्रकार जल चुकी है कि उससे उठने वाले धुएं के कारण भंवरा जो है और जो काग है, कौआ है, वो दोनों काले पड़ गए हैं। तो प्रमाण के रूप में उनको विरह का संदेश लेकर नागमती भेजना चाहती हैं। तो व्याख्या समाप्त हुआ। अब आप काव्य सौंदर्य या विशेष बातों में लिखिए कि प्रस्तुत पंक्ति की जो रचना है वो अवधी भाषा में हुई है। यहाँ चौपाई और दोहा छंद में इन पंक्तियों की रचना हुई है।
तुकांत शैली है। अवधी भाषा के साथ साथ यहाँ तत्सम तद्भव शब्दावली का भी प्रयोग है। मसनवी शैली में यहाँ रचना हुई है, मसनवी शैली है। इसके साथ साथ अतिशयोक्ति अलंकार भी यहाँ दिखाई दे रहा है। अतिशयोक्ति अलंकार अंतिम पंक्ति में दिखाई दे रहा है कि मेरी विरह अग्नि में, जब अंत में वो कहती हैं कि मेरी विरह की अग्नि जो उठी, उससे उठने वाले धुएं से जो है वो भंवरा और काग जो है, कौआ जो है वो काला पड़ गया है। तो इन पंक्तियों में अतिशय रूप में बात की अभिव्यक्ति की गई है, इसलिए अतिशयोक्ति अलंकार यहाँ पर है। मैं ऐसा मानती हूँ कि आपको व्याख्या समझ में आई होगी। तो आज के लिए यहीं तक। अगले वीडियो में आपको अगले पद की व्याख्या मिल जाएगी। धन्यवाद।